आज हम पढ़ेंगे एपिलेप्सी। एपिलेप्सी और सीज़र्स, सबसे पहले तो इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। सीज़र्स बेसिकली हम कहते हैं कि जो ब्रेन की एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी होती है ना, उसको सीज़र कहते हैं। ठीक है, मीन बहुत ज़्यादा अगर न्यूरोनल एक्टिविटी है उसको हम कहेंगे सीज़र्स। और एपिलेप्सी हम कहते हैं कि अगर रिकरेंट सीज़र्स हो रहे हैं, बार बार ब्रेन की न्यूरोनल एक्टिविटी एक्टिवेट हो रही है, रिकरेंट सीज़र्स, उसको हम कहते हैं एपिलेप्सी। ठीक है, तो रिकरेंट सीज़र्स को हम कहते हैं एपिलेप्सी। और सीज़र्स बेसिकली इट इज़ इंक्रीज इन न्यूरोनल एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद एपिलेप्सी बेसिकली ये दो तरह की होती है। मेन इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक होते हैं पार्शियल या फोकस सीज़र्स और दूसरे होते हैं जनरलाइज्ड सीज़र्स। पार्शियल सीज़र्स आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, सिंपल पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। सिंपल पार्शियल सीज़र्स जो होते हैं ना, इनके अंदर पेशेंट कॉन्शियस में रहता है, मींस के पेशेंट कॉन्शियस होता है, उसको अपने इर्द गिर्द का सारा पता होता है। ये है सपोज ब्रेन, ठीक है, दिस इज़ ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर एक जगह से न्यूरोनल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, यूजुअली इन द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर यहाँ पे इसका फोकस होता है, यहाँ से न्यूरोनल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से या तो उसका एकदम हाथ थोड़ी देर के लिए मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, या फिर कुछ फोकल एक्टिविटीज़ होंगी, पूरी बॉडी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो ये यूजुअली एक्टिविटी टेम्पोरल लोब से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इसके जो सिंपल पार्शियल सीज़र है, ये नॉर्मली तो इतना ज़्यादा मतलब इसका कोई भी नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाती है ना इनटू जनरलाइज्ड सीज़र, उस वक्त ज़्यादातर प्रॉब्लमेटिक होती है। तो अगर ये सिंपल पार्शियल सीज़र जनरलाइज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोग्रेस कर जाएगा, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीज़र। ठीक है, सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीज़र। ओके, तो सिंपल पार्शियल में सिंपल एक बात याद रखनी है कि पेशेंट कॉन्शियस में होता है और टेम्पोरल लोब से यूजुअली इसका फोकस वहाँ पे होता है। और सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीज़र अगर ये जनरलाइज्ड हो जाए तो मेन ये दो हैं, कम्प्लेक्स पार्शियल एंड टॉनिक क्लॉनिक। इनके डिफरेंस मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। दोनों के अंदर पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। ठीक है, इसमें भी अनकॉन्शियस होता है, पहले मैं इसको बताती हूँ फिर इसके साथ रिलेट करूँगी। कम्प्लेक्स पार्शियल में पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, उसको होश नहीं होता ड्यूरिंग द अटैक। जब भी सीज़र ये इसका अटैक आता है एपिलेप्सी का, उसको होश नहीं होता। और उस अटैक के दौरान वो कर क्या रहा होता है, वो ऑटोमेटिज़म में होता है। इसका मतलब है कि या तो वो चबा रहा होगा, जिस तरह से हम खाना खाते हैं तो चबा रहे होते हैं, या लिप स्मैकिंग कर रहा होगा। ठीक है, इसकी शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं। लिप स्मैकिंग क्या होती है, जिस तरह हम कुछ चीज़ टेस्ट करते हैं तो वो एक मुंह का एक मतलब एक एंगल सा बनता है, तो बिल्कुल उसको हम कहते हैं लिप स्मैकिंग। तो ये आप वहाँ से उसकी वीडियो देख के इसको मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। तो इसके ऑटोमेटिज़म में बेसिकली या तो वो लिप स्मैकिंग कर रहा होता है या फिर च्युइंग कर रहा होता है। ठीक है, मीन्स कि जब वो पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और एपिलेप्सी का अटैक आता है, उस वक्त बेसिकली वो ऑटोमेटिज़म स्टेज में होता है, या तो चबा रहा होता है या लिप स्मैकिंग कर रहा होता है। और जब ये फेज़ ख़त्म होता है तो उसके बाद पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन होती है, मीन्स के अटैक के बाद वो कंफ्यूज होता है कि मुझे क्या हुआ था, मैं क्यों चबा रहा था, मीन्स कि उसको पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीज़र के अंदर अगर सपोज़ यहाँ पे फोकस है तो वो यहाँ पे सारा मतलब ये न्यूरोनल एक्टिविटी सारी स्प्रेड करेगी ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो इसीलिए पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, ऑटोमेटिज़म में जाता है और पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन होती है उसके अंदर। अब जो पार्शियल या सिंपल पार्शियल या फोकल सीज़र्स हैं, इसको हम लोग ट्रीट किस तरह करते हैं। इन दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है और ट्रीटमेंट बहुत सिंपल करके मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस से स्टार्ट करना होता है। तो ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ लेमोटिग्रेन। ठीक है, अब ये इरफान मसूद के अंदर स्टेप अप के अंदर यहाँ पे कार्बामाज़ेपिन लिखी हुई है, लेकिन डेविडसन के अंदर लेमोटिग्रेन लिखी हुई है। सो आपने यही वाली करनी है। ठीक है, ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस दोनों के अंदर ये ड्रग देंगे। देन अगर इससे पेशेंट जो है वो नहीं रिकवर करता तो उसके बाद हम सेकंड चॉइस की तरफ आएंगे, दैट इज़ कार्बामाज़ेपिन। ठीक है, या फिर सोडियम वेलप्रुएट। तो ये इसकी सेकंड चॉइस है, कार्बामाज़ेपिन एंड सोडियम वेलप्रुएट। और थर्ड लाइन ड्रग कौन सी, अगर इन दोनों से नॉन कंप्लायंस शो हो रही है तो फिर हम लोग देंगे फेनिटोइन
या फिर हम देंगे फिनोबार्बिटल या हम देंगे गाबापेंटीन। ठीक है, तो ये 3 ड्रग आपने बस दो ये सेकंड और थर्ड लाइन के अंदर 2 ड्रग्स याद करनी। फर्स्ट लाइन के अंदर लेमोटिग्राइन एक ही ड्रग फोकल या पार्शियल सीजर्स के लिए हम देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में इसमें अब ये जनरलाइज सीज़र की एक टाइप है टॉनिक एंड क्लॉनिक। इसको हम ग्रैंड मॉल सीज़र भी पहले कहते होते थे। ठीक है, अब इसको टॉनिक क्लॉनिक सीज़र कहते हैं। इसमें भी पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, उसको होश नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, अनकॉन्शियस होता है, लेकिन जिस तरह यहाँ अनकॉन्शियस था, यहाँ ऑटोमेटिज़म फेज़ में था, यहाँ पे वो क्या कर रहा होगा, यहाँ पे उसके अंदर 2 स्टेजेस होती है। पहले टॉनिक स्टेज के अंदर वो पेशेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिजिड उसकी बॉडी होती है, सख्त होती है बॉडी और उसको सांस नहीं आ रहा होता, एपनिक हो जाता है। क्लॉनिक फेज़ के अंदर उसकी जर्की मूवमेंट्स हो रही होती हैं, बार बार वो उसकी मूवमेंट्स हो रही होती हैं बॉडी की। ठीक है, तो टॉनिक एंड क्लॉनिक फेज़ ये 2 फेजेस होते हैं और इस दौरान इसका पोस्चरल टोन लॉस हो जाती है, मींस के पेशेंट गिर जाता है। ठीक है, पोस्चरल टोन इस तरह से एक पेशेंट सपोज खड़ा हुआ था तो वो इस तरह से ज़मीन के ऊपर गिर जाएगा। ठीक है, और साथ यूँ जर्की मूवमेंट्स हो रही होंगी, तो इसको हम लोग कहते हैं पोस्चरल टोन लॉस होता है। और ये गिरना सिर्फ टॉनिक क्लॉनिक ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी के अंदर होता है। ठीक है, इन पेशेंट्स के अंदर भी पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन होती है। पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन इसके अंदर भी थी। इसके अंदर मीन कि ये अनकॉन्शियस होते हैं और जब ये ऑटोमेटिज़म या टॉनिक क्लॉनिक फेज से बाहर निकलते हैं तो इनको नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हुआ, बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें हुआ क्या है बेसिकली। और इनके अंदर इनकॉन्टिनेंस भी होती है, यानी कि फीकल और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी इन पेशेंट्स के अंदर होती है। ठीक है, इनको हम ट्रीट किस तरह से करते हैं, इनकी जो ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस है दैट इज़ सोडियम वेलप्रुएट। सबसे पहले हम सोडियम वेलप्रुएट से स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पेशेंट नॉन कंप्लाइंस शो करे फिर हम लोग लेमोटिग्राइन या फिर टोप्रामेड ड्रग देते हैं। ठीक है, तो आपने एक ही अगर याद रखनी है तो एक ही याद रख लें, लेमोटिग्राइन या टोप्रामेड ड्रग देते हैं अगर ये पेशेंट सोडियम वेलप्रुएट से नॉन कंप्लाइंस शो करे। और अगर दोनों से नॉन कंप्लाइंस शो करे तो फिर हम लोग थर्ड लाइन की तरफ आते हैं विच इज़ कार्बामाज़ेपिन। ठीक है, और सेकंड इज़ फेनिटोइन। ठीक है, तो इसके और इसके अंदर फ़र्क ये है कि इसके अंदर पेशेंट गिरता नहीं है, सिर्फ उसको कॉन्शियसनेस अवेयरनेस ख़त्म होती है। इसके अंदर पेशेंट गिर भी जाता है और अवेयरनेस भी ख़त्म होती है। इसके अंदर उसकी ऑटोमेटिज़म हो रही होती है ड्यूरिंग द फेस, और इसके अंदर उसकी टॉनिक क्लॉनिक मूवमेंट्स हो रही होती हैं। ठीक है, और दोनों के अंदर पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन होती है और इसके अंदर इनकॉन्टिनेंस भी होती है, इसमें इनकॉन्टिनेंस नहीं होती। ये इन दोनों का फ़र्क है। एब्सेंट सीजर्स जो होते हैं इनको हम पेटेट मॉल सीजर्स भी कहते हैं। ठीक है, कहते थे, अब इनको एब्सेंट सीजर्स कहते हैं। ये ज़्यादातर स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर होते हैं और इतना ज़्यादा सीरियस इशू इसके अंदर नहीं होता। तो इसका पता किस तरह चलता है, बेसिकली बच्चे जो होते हैं ना वो एब्सेंट माइंडेड होते हैं। जब इनके अंदर ये अटैक आता है तो वो उनको कोई इर्द गिर्द का पता नहीं होता और वो सामने दीवार के ऊपर इस तरह से घूरी जा रहे होते हैं, देखी जा रहे, स्टेयर की जा रहे होते हैं। ठीक है, तो मीन्स कि वो थोड़ा ऊपर की तरफ दीवार की तरफ जो है ना स्टेयर की जा रहे होते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मीन्स कि ये कुछ सोची जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली दे आर एब्सेंट माइंडेड और उनके अंदर एपिलेप्सी का अटैक हुआ होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रीट किस तरह से करते हैं, इसकी जो ट्रीटमेंट चॉइस है ना, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज़ इथोसॉक्सामाइड। ठीक है, इथोसॉक्सामाइड इसकी जो है वो ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस है और अगर इससे पेशेंट रिकवर ना करे तो फिर उसकी सेकंड चॉइस होती है हमारे पास सोडियम वेलप्रुएट। ठीक है, अब देखो सोडियम वेलप्रुएट वाज फर्स्ट चॉइस इन टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स और इथोसॉक्सामाइड इज़ फर्स्ट चॉइस इन पेटेट मॉल सीजर्स और लेमोटिग्राइन इज़ फर्स्ट चॉइस इन पार्शियल एंड फोकल सीजर्स। ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस और एक सेकंड चॉइस इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि ये स्कूल गोइंग, इसमें पेशेंट कॉन्शियस होता है, इसमें भी कॉन्शियस होता है, इनके अंदर अनकॉन्शियस होता है लेकिन इसमें गिर जाता है और मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, और इसके अंदर ऑटोमेटिज़म हो रही होती है।